कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सुबह दृष्टि उठी तो सबसे पहले उसने अपना फ़ोन चेक किया कि शायद नील का कोई मैसेज या फ़ोन आया हो, लेकिन नील तो नील है, कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसने नील का नंबर निकाला और उस पर गुड मॉर्निंग लिखकर एक स्माइली के साथ सेंड कर दिया। थोड़ी देर उसने वेट किया, लेकिन नील की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो अपना फ़ोन साइड में रख वो वॉशरूम में नहाने चली गई। थोड़ी देर रेस्ट करके नील भी उठ गया था। उसने भी अपना फ़ोन चेक किया तो दृष्टि का मैसेज देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका चेहरा इस वक्त ऐसा खिला हुआ था जैसे सावन की पहली बारिश। कई बार इंसान खुद को रोकने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन वो अपने जज्बातों को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। जिसके लिए हमारे दिल में अथाह प्रेम हो, उससे दूर रहना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। जो इंसान किसी से नहीं हारता वो खुद से हार जाता है। ऐसा ही नील के साथ हो रहा था। जितना वो दृष्टि से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसके करीब खींचा चला जा रहा था। उसने भी अपने फ़ोन में गुड मॉर्निंग टाइप किया और एक स्माइली के साथ दृष्टि को भेज दिया। दृष्टि उस वक्त नाश्ता बना रही थी। अपने फ़ोन में बीप की आवाज़ सुनकर उसने झट से हाथ धोए और फ़ोन चेक करने लगी। नील का मैसेज देखकर एक पल को उसकी धड़कन रुक गई। उसने 2 पल के लिए अपना फ़ोन सीने से लगाया और फिर वापस साइड में रखकर काम में लग गई। वहीं दूसरी तरफ आदि रंजना जी के पीछे पीछे घूम रहा था और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे नैना का नंबर दे दें, लेकिन रंजना जी को उसे ऐसे देख बहुत मज़ा आ रहा था। उन्हें इस तरह देख राजेंद्र जी भी आदि का साथ देने के लिए बीच में आना पड़ा, तो रंजना जी ने भी उनकी बात मानकर आदि को नैना का नंबर दे दिया। नैना का नंबर लेकर आदि खुशी खुशी अपने रूम की तरफ दौड़ गया। उसे इस तरह देख रंजना जी और राजेंद्र जी दोनों के चेहरे पर खुशी छलक उठी। अपने रूम में आकर आदि ने जल्दी से नैना को फ़ोन मिला दिया। एक अननोन नंबर से कॉल आती देख पहले तो नैना ने इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर जल्द ही उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया, तो उसने जल्दी जल्दी फ़ोन उठा लिया और सामने आदि की आवाज़ सुनकर उसकी धड़कनें भी तेज़ हो उठीं। वहीं दूसरी तरफ रंजीत वर्मा को भी पता लग चुका था कि नील इंडिया से बाहर गया हुआ है। उसने जल्द ही माया को फ़ोन किया और हंसते हुए बोला, अब वक्त आ गया है अपने सारे हिसाब बराबर करने का। नील को अभी ऑस्ट्रेलिया आए कुछ ही वक्त हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से दृष्टि से दूर हुआ हो। जो एहसास कई बार हम करीब होकर नहीं महसूस करते, वो हमें दूरियां करवा जाती है। घर में दृष्टि हर वक्त उसके सामने रहती थी, तो उसे कितनी चिढ़ होती थी उसकी चूड़ियों और पायल की खनक से, लेकिन फिर भी वो उनका शोर करती रहती थी। दृष्टि अनजाने में ही अपनी पायलों की छन छन से उसका दिल धड़का जाती थी। नील का बहुत मन कर रहा था दृष्टि को देखने का, लेकिन अगर वो उसे ऐसे वीडियो कॉल करता तो उसे शक हो जाता, इसलिए उसने बहाना सोचा और दृष्टि को वीडियो कॉल लगा दिया। दृष्टि उस वक्त अपने रूम में ही थी। नील की वीडियो कॉल आते देख उसका चेहरा खुशी से खुल उठा। उसने बेतहाशा धड़कते दिल के साथ वीडियो कॉल आंसर की। नील इस वक्त अपने रूम में था। फ़ोन उठाते दोनों ने एक दूसरे को देखा। जैसे ही दोनों की नज़र आपस में मिली, दोनों फिर से एक दूसरे में ही खो गए। दोनों के दिलों की धड़कनें बेतहाशा दौड़ती जा रही थी। ना ही नील ने कुछ कहा और ना ही दृष्टि ने। दोनों की नज़रें आपस में उलझी रह गई। लगभग 2-3 मिनट वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। उन दोनों को एक दूसरे को देखकर ऐसा सुकून मिल रहा था जैसे प्यास में तड़पते इंसान को पानी को देखकर मिलता है। अचानक से दृष्टि ने अपनी चुप्पी तोड़ी और नील से बोली, आपने फ़ोन किया, कोई काम था क्या? उसके इस तरह पूछने से नील एकदम हड़बड़ा गया। उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, वो एक फ़ाइल चाहिए थी, मेरी कबर्ड में रखी होगी, ब्लू कलर की फ़ाइल। ठीक है, चेक करती हूँ, दृष्टि ने कहा और कबर्ड की तरफ चली गई। लेकिन उसे ऐसी कोई भी फ़ाइल नहीं मिली। उसने नील को बताया कि यहाँ पर कोई भी ब्लू कलर की फ़ाइल नहीं है। अब नील को ध्यान आया कि कबर्ड में तो उसने कोई फ़ाइल रखी ही नहीं हुई। उसने अपना हाथ सिर पे दे मारा और दृष्टि से कहा, उसे मिल ही नहीं रही होगी, कोई बात नहीं, वो आकर ढूंढ लेगा। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने उसे घूर कर देखा। वो उसे कुछ कहती उससे पहले ही नील ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। उसकी इस हरकत पर दृष्टि हंसे बिना नहीं रह सकी।
वो खुलकर हंस रही थी। इस वक्त उसकी हंसी बहुत प्यारी लग रही थी और दूसरी तरफ नील शर्म से लाल हुए जा रहा था। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और काम पर लग गया। वहीं दूसरी तरफ मनन और रंजीत ने मिलकर प्लान सेट कर लिया था। रंजीत जानता था कि अगर मनन दृष्टि को लेने उसके घर गया तो उसके बॉडीगार्ड की नज़र उस पर पड़ जाएगी और वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया था कि दृष्टि खुद ही घर से बाहर आ जाए, लेकिन मनन के बुलाने से तो वो आती नहीं। इसलिए उन्होंने नैना को अपना मोहरा बनाया। मनन ने नैना को फ़ोन किया और कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर नैना के होश उड़ गए और वो घबराते हुए बोली, हाँ हाँ मैं अभी आती हूँ और दृष्टि को लेकर ही आऊँगी। इतना कहकर नैना ने फ़ोन काट दिया तो मनन, जो रंजीत के सामने बैठा था, दोनों के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट आ गई और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मनन ने दृष्टि के सामने कभी भी अपनी सच्चाई नहीं आने दी थी। उसके सामने वो ऐसे पेश आता जैसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हो, लेकिन उसका घिनौना रूप अब बहुत जल्द सामने आने वाला था। मनन का फ़ोन काट कर नैना ने दृष्टि को फ़ोन किया तो दृष्टि उस वक्त अपने रूम में ही थी। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन सामने से नैना की बात सुनकर दृष्टि हैरान रह गई और घबराते हुए बोली, क्या जहर खा लिया? लेकिन क्यों? देख नैना, मैं उससे पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैंने हर बार उसे यही समझाया है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर नैना ने उससे कहा, वो सिर्फ उससे एक बार मिलना चाहता है, प्लीज़। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे कहने पर एक आखिरी बार उससे मिल ले। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अगर उसे कुछ हो गया तो तू अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। दृष्टि उसकी बात सुनकर बोली, मैं नील को बिना बताए उससे मिलने नहीं जा सकती और हम दोनों के बीच रिश्ता इतना भी नॉर्मल नहीं है कि मैं उससे मनन से मिलने जाने की परमिशन मांग सकूं। तो बिना बताए चल, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरे साथ चल। हम जल्दी से जाएंगे और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नील के इजाज़त के बिना कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता। वो सब बाद में देखते हैं, पहले मैं तुझे लेने के लिए आ रही हूँ। वहाँ आकर देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है कहकर दृष्टि ने फ़ोन काट दिया और सोच में पड़ गई कि अगर नील को पता चला तो वो उसे क्या जवाब देगी। वो उससे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उनके रिश्ते में इतनी सहजता भी नहीं थी कि वो उसे इस बारे में कुछ बता सके। उसने सोचा एक बार वो मनन से मिलकर आ जाएगी तो उसके बाद नील को सब बता देगी। उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और वॉशरूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी ही देर में नैना उसके घर आ गई। एक बार पहले भी वो उसके घर आ चुकी थी, इसलिए गार्ड्स ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी। सबसे पहले नैना दृष्टि से मिली। दृष्टि उसके आने से पहले ही तैयार हो चुकी थी। उसने अपना फ़ोन और पर्स उठाया और सुजाता जी से मार्केट जाने का बोलकर अंदर से बाहर मेन गेट तक आ गई। जैसे ही वो दोनों बाहर आई तो उन्होंने सामने देखा, कम से कम 15 से 20 बॉडीगार्ड घर से बाहर तैनात थे। दृष्टि ने उन्हें देखकर मुंह बिचकाकर नैना से कहा, देख मैंने कहा था ना, हमारा बाहर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल को अब मैं कैसे पॉसिबल बनाती हूँ, तू बस देखती जा, नैना ने भी मुस्कुराते हुए कहा और दृष्टि का हाथ थाम कर आगे बढ़ गई। उन्हें बाहर जाते देख गार्ड ने रोक लिया और दृष्टि की तरफ देखकर बोली, मैम कहीं बाहर नहीं जा सकती आप। ऐसे कैसे नहीं जा सकती, तुम्हारे सर से परमिशन ली है इसलिए लेकर जा रही हूँ। यकीन नहीं होता तो अभी तुम्हारे बॉस से ही पूछवा देती हूँ। उसके इतना कहने पर ही दृष्टि ने फटी आंखों से उसे देखा। नंबर दे, नैना ने दृष्टि को कहा। नंबर? किसका नंबर? दृष्टि ने भी हैरान होते हुए पूछा। इनके बॉस यानी तेरे पति का। जल्दी नंबर दे, नैना ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। पर तू उनसे कहेगी क्या? दृष्टि ने परेशान होते हुए पूछा। वो तू मुझ पर छोड़ दे। नैना के कहने पर दृष्टि ने उसे नील का नंबर दे दिया। नैना ने देखा तो दृष्टि के फ़ोन में नील का नंबर माई मिस्टर ब्लू के नाम से सेव था। माई मिस्टर ब्लू, नैना ने खांसते हुए कहा। उसके इतना कहते ही दृष्टि के गाल टमाटर जैसे लाल हो गए। उसने नैना से कहा, बातें करना बंद कर और जिस काम के लिए नंबर लिया है जल्दी वो काम कर। उसकी बात सुनकर नैना ने एक साइड होकर जल्दी से नील को फ़ोन मिला दिया और बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद वो गार्ड के पास आई और बोली, देखिए जीजू, ये मुझे जाने नहीं दे रहे, आप ही बात कीजिए। इतना कहकर उसने फ़ोन गार्ड को पकड़ा दिया और गार्ड ने जैसे ही हेलो कहा, आगे से नील ने जवाब दिया, हाँ मैंने ही कहा है इन्हें जाने के लिए, इन्हें जाने दीजिए।
उसकी बात सुनकर गार्ड ने ओके मालिक बोलकर फ़ोन काट दिया। दृष्टि हैरानी से नैना को देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या और नील मान कैसे गया। नैना ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी और उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर चल दी। दोनों ने ऑटो पकड़ा और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। ऑटो में बैठकर दृष्टि ने नैना से पूछा कि आखिर उसने नील को मना कैसे लिया। उसे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा। नैना ने उसे देखकर स्माइल पास कर दी और अपने कंधे पर थपथपाकर बोली, नामुमकिन को मुमकिन करना नैना के बाएं हाथ का काम है। और फिर उसे बताया कि उसकी नील से फ़ोन पर क्या बात हुई थी थोड़ी देर पहले। नैना बोली, हेलो जीजू, मैं नैना बोल रही हूँ, दृष्टि की फ्रेंड। मुझे दृष्टि से मिलने घर के अंदर जाना है, लेकिन ये आपके गार्ड्स मुझे जाने ही नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ आप एक बार इन्हें बोल दीजिए ताकि ये मुझे दृष्टि से मिलने अंदर जाने दे। नील बोला, ठीक है, मेरी बात करवा दो। उसके बाद जो भी बात हुई वो तो तुझे पता ही है। दृष्टि बस मुंह खोले उसकी बात सुनती रही। नैना ने उसका मुंह बंद किया और बताया कि मनन ने कहा था कि वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। दृष्टि ने बस ठीक है कहकर जवाब दे दिया तो नैना ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और बोली, क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही है? कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत ले। दृष्टि ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। ना जाने क्यों मन में एक अजीब सा डर लग रहा है। सब सही होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। गणपति बप्पा सब ठीक करेंगे, तू ज़्यादा टेंशन मत ले। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने एक लंबी सांस ली और खुद को नॉर्मल किया। थोड़ी ही देर में दोनों सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। दोनों हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुकी थी। दोनों ऑटो से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी तो 5-7 आदमी उन्हें घेर कर खड़े हो गए। जब तक उन्हें कुछ समझ में आता, उनमें से 2 आदमियों ने उनके मुंह पर रुमाल रखकर उन्हें बेहोश कर दिया और उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले गए। वहीं दूसरी तरफ आदि ने नील को फ़ोन किया और उसे बताया कि नैना ने शादी के लिए हाँ कर दी है और जल्द ही सगाई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया जाएगा। उसकी बात सुनकर नील के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोला, कांग्रेचुलेसन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। उसकी बात सुनकर आदि ने कहा, इन सब का क्रेडिट तुझे ही जाता है। अगर तूने मुझे नैना के घर रिश्ता भेजने की सलाह और हिम्मत ना दी होती तो मैं तो अभी भी उसके आगे पीछे घूम रहा होता। थैंक यू सो मच। बस बस, अब इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं जानता था कि नैना उन लड़कियों में से है जो शादी कर घर बसाने में विश्वास रखती है, ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले फालतू रिलेशन बनाकर टाइम पास करने में। अच्छा, अगर जब भाभी की दोस्तों को इतना जानता है तो भाभी को तो और भी अच्छे से जानता होगा, आदि ने उसे छेड़ते हुए कहा। जिसे सुनकर नील के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने गंभीर होते हुए कहा, जानता हूँ, लेकिन वो जानना तेरे लिए ज़रूरी नहीं है। अब फ़ोन रख और काम कर और मुझे भी काम करने दे। हाँ हाँ, जानता हूँ, तुझे तेरा काम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो सोच रहा हूँ भाभी तेरे साथ कैसे एडजस्ट करती होंगी। उसने उसे और ज़्यादा खिंचाते हुए कहा। अगर तूने अब दोबारा मुंह खोला तो तेरा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, नील ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। ठीक है, रख रहा हूँ, खाड़ूस कहीं का, कहकर आदि ने फ़ोन काट दिया तो ना चाहते हुए भी नील के चेहरे पर मुस्कान काबिज हो गई। दोपहर से शाम हो गई थी। एक बंद कमरे में जो पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ था, उसमें नैना दृष्टि दोनों पसीने से लथपथ बेहोश पड़ी हुई थी। दोनों के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। उनके साथ वाले कमरे में 7-8 आदमी बैठकर शराब पी रहे थे और आपस में भद्दी और अश्लील बातें कर कर के हंस रहे थे। साला, आज तो बॉस एकदम कड़क माल लाया है। जब से अपुन ने देखा है तब से ही दिल मचल रहा है एक बार स्वाद चखने को। एक आदमी बेहद बेशर्मी से अपने होठों पर जीभ फिराते हुए बोला। सोच लो, अगर बास को पता चला ना कि तूने उसके माल पर नज़र डाली है तो तेरी आंखें निकाल कर बाहर फेंक देगा और तुझे कहीं ज़मीन में गाड़ देगा, दूसरे ने उसे समझाते हुए कहा। साला, क्या ज़िंदगी है अपनी भी। बॉस के लिए कड़क माल अपने हाथों से लेकर आते हैं, पर साला मुँह को नहीं लगता। पहले वाले ने बेशर्मी से खींचते हुए कहा। क्या बे, बड़ी गर्मी चढ़ी है आज तुझे। तीसरा जो उनकी बातें सुन रहा था बीच में बोला। यार पूछ मत, उस लौंडिया को देखकर साला सारा सिस्टम ही हैंग हो गया। वो फिर से बेशर्मी से हंसते हुए बोला। चल आजा, फिर निकालते हैं तेरी गर्मी को। दोनों बेहद बेशर्मी से हंसते हुए साथ वाले रूम में चले गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को हाथ लगाया, चर्र की आवाज़ से दरवाज़ा पूरा खुल गया। पूरे कमरे में अंधेरा था।
दरवाज़ा खुलने से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। दृष्टि और नयना बेसुध सी होकर एक तरफ लेटी हुई थी। एक आदमी ललचाई हुई नज़रों से दृष्टि को देखता हुआ उसके पास आया और नीचे ज़मीन पर उसके पास बैठ गया। उसने अपने हाथ दृष्टि के पैर पर रखे और उसे हल्के हल्के मसलते हुए उसकी जांघों तक ले जाने लगा। दृष्टि को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। उसे अपने शरीर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी थी। किसी का गंदा स्पर्श महसूस होते ही उसने अपनी आंखें झट से खोल दी और जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, हाथ भी मत लगाना वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। उसके सामने एक बेहद भद्दा दिखने वाला आदमी बेशर्मी से हंसते हुए उसे इधर उधर छू रहा था। दृष्टि के हाथ पैर बंधे हुए थे। वो उन्हें खोलने की कोशिश करने लगी तो उस आदमी की हंसी और भयानक हो गई और वो बोला, इतना क्यों मचल रही है मेरी जान, अभी तो सिर्फ तुझे देखकर अपनी आंखें सेक रहा हूँ। बहुत जल्द अपनी गर्मी भी ठंडी करूँगा तेरे साथ और तुझे भी बहुत मज़ा आएगा। एक बार मेरे हाथ खोल, फिर तेरा इतना बुरा हाल करूंगी कि तुझे समझ नहीं आएगा अपनी सिकाई तुझे ठंडी करनी है या गर्म। बड़े अंगारे निकलते हैं तुझ में से, उसने जोर से हंसते हुए कहा और फिर से दृष्टि को अपने हाथों से गंदी तरह छूने लगा। मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश भी मत कर। उसका चिल्लाना सुनकर नैना को भी होश आ गया। वहीं दूसरा आदमी भी नैना के पास ही जमीन पर बैठा था। नैना की आंखें खुलते देख वो भी हंसने लगा और बोला, दोनों ही एक नंबर की कड़क आइटम है। उनकी बातें सुनकर नैना और दृष्टि ने एक दूसरे को देखा। दोनों को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। दृष्टि को अब पछतावा हो रहा था कि वो क्यों घर से बाहर आई। नैना ने उस आदमी से कहा, देखो प्लीज़ हमें छोड़ दो, बदले में तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो। पैसा तो हमारा बॉस भी हमें बहुत देता है, लेकिन आज कुछ और लेने का मन हो रहा है। कहकर दोनों आदमी एक भद्दी हंसी हंसने लगे। दोनों ने अपनी अपनी शर्ट उतार दी और नैना और दृष्टि की तरफ बढ़ने लगे। दृष्टि और नैना दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों का शरीर पसीने से बुरी तरह लथपथ था और डर के मारे दोनों को ही सांसें तेज हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन और उन दोनों को यहाँ पर पकड़कर क्यों लाए हैं। दृष्टि और नैना अब उन दोनों के आगे गिड़गिड़ाने लगी और बोली, प्लीज़ तुम्हें भगवान का वास्ता हमें छोड़ दो। वो बधे हुए ही पीछे की ओर खिसकने लगे। दृष्टि रोते हुए बोली, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो। दोनों ही अपने हाथ पैर खुलवाने के लिए छटपटाने लगी, पर उन दोनों को इतना कसकर बांधा हुआ था कि उनका छूटना बिल्कुल नामुमकिन जैसा था। इतने ही में ही दरवाजे पर दो लोगों के कदमों की आहट हुई। जैसे ही दृष्टि ने दरवाजे पर देखा उसकी सांस में सांस आई। नील जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था, उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। एक अलग ही बेचैनी हो रही थी मन में, बार बार जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। उसे बार बार दृष्टि की ही याद आ रही थी। वो बार बार अपना फ़ोन चेक करता कि शायद दृष्टि का कुछ मैसेज आया हो, लेकिन हर बार कोई मैसेज या कॉल ना देखकर वो झुँझलाकर फ़ोन रख देता। वो उसे खुद से फ़ोन नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर अपने जज्बातों से हार उसने दृष्टि को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन हर बार फ़ोन स्विच ऑफ ही आता। उसे अब और भी ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। उसने टाइम देखा, इंडिया के हिसाब से तो टाइम ज़्यादा नहीं था। उसने सुजाता जी को फ़ोन करने की सोची। तलब जब यार की है तो चैन कहाँ से आए, आँखों में तड़प हो उसके दीदार की तो नींद कहाँ से आए। वहीं दूसरी तरफ रात हो गई थी, लेकिन दृष्टि अभी तक वापस नहीं आई थी, तो सुजाता जी को उसकी टेंशन हो रही थी। नील ने उन्हें कड़े आर्डर दिए हुए थे कि दृष्टि कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज वो दृष्टि के कहने पर उसे रोक नहीं पाई। लेकिन अब उन्हें घबराहट होनी शुरू हो गई थी। उन्होंने वक्त देखा तो 9 बज चुके थे। अब इससे ज़्यादा वो और इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने नील को फ़ोन लगा दिया। दूसरी तरफ नील जो खुद सुजाता जी को फ़ोन करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उनका फ़ोन आते देख थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। उसने फ़ोन उठाया तो सुजाता जी ने परेशान होते हुए कहा कि दृष्टि दोपहर को घर से गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आई, जिसे सुन नील हैरान रह गया। उसने पूछा तो सुजाता जी ने बताया कि उसकी फ्रेंड नैना आई थी और दोनों ही जल्दी में कहीं चली गईं। सुजाता जी ने उसे रोकना चाहा था, लेकिन उसने कहा कि वो जल्द ही आ जाएगी। परेशानी में नील के सिर पर सिल पड़ गए। उन्होंने सुजाता जी को डांटते हुए कहा कि आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हैं।
जब मैंने आपको कह दिया कि दृष्टि कहीं भी बाहर नहीं जाएगी और अकेली तो बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसे कैसे उसे जाने दे सकती हैं? लेकिन सुजाता जी के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप रहीं। नील ने उनका फ़ोन काटा और बॉडीगार्ड को फ़ोन लगा दिया और उन्हें डांटते हुए बोला, मेरी परमिशन के बिना दृष्टि घर से बाहर कैसे चली गई? तो गार्ड ने आगे से जवाब दिया कि दोपहर को खुद ही उन्होंने परमिशन दी थी, इसलिए ही उन्होंने उसे जाने दिया। उसकी बात सुनकर नील को सारा माजरा समझ आ गया था। उसने फ़ोन काटा और अगले ही पल आदि को फ़ोन लगा दिया। आदि अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था। नील का फ़ोन आते देख उसने पहले तो इग्नोर किया कि डिनर के बाद बात कर लेगा, लेकिन जब 3-4 बार फ़ोन लगातार आया तो उसने फ़ोन उठा लिया। उसके फ़ोन उठाते ही नील गुस्से से चिल्लाते हुए बोला कि अभी के अभी पता करे कि नैना कहाँ है और वो जहाँ भी है वो जल्द से उनके पास जाए और दृष्टि को सही सलामत वहाँ से ले जाकर नील के घर छोड़कर आए। उसकी बात सुनकर आदि पहले तो हैरान हुआ, क्योंकि उसकी सुबह ही नैना से बात हुई थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो दृष्टि से मिलने या फिर दृष्टि उससे मिलने उसके पास आएगी। लेकिन फिर भी उसने शांत होकर नील को जवाब दिया कि भाई, सबसे पहले तो तू शांत हो जा और वो अभी पता करता है कि दोनों कहाँ हैं और वो खुद दृष्टि भाभी को सही सलामत घर छोड़कर आएगा। उसकी बात सुनकर नील ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और किसी को मिला दिया। जैसे ही सामने वाले ने फ़ोन उठाया, नील गुस्से से लाल होते हुए उससे बोला, मुझे अभी के अभी पता करके बताओ कि मनन और रंजीत दोनों इस वक्त कहाँ हैं। सामने वाले ने कहा कि वो अभी थोड़ी देर में ही उन्हें फ़ोन करके बताता है। तो नील ने कहा, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। इतना कहकर उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। आदि कम से कम 10 बार नैना को फ़ोन लगा चुका था, लेकिन फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। तब उसने रंजना जी को उसके घर फ़ोन करने के लिए कहा तो पता चला कि वो भी अभी तक घर नहीं पहुंची। अब आदि को भी घबराहट होने लगी थी। उसने जल्द ही नील को वापस फ़ोन लगा दिया। आदि का फ़ोन आते देख नील ने झट से फ़ोन उठा लिया और पूछने लगा, कहाँ है दृष्टि? वो ठीक तो है ना? तू मेरी बात करवा उससे। आज पहली बार आदि को नील की आवाज़ और बातों में तड़प दिखाई दे रही थी, लेकिन वो उससे कुछ छुपा भी नहीं सकता था। उसने कहा कि नैना और दृष्टि दोनों ही घर पर नहीं पहुंची हैं और उनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं पता करवाता हूँ वो इस वक्त कहाँ है। उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही नील ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और गुस्से में अपने होंठ भींच लिए। उसने किसी और को फ़ोन मिला दिया और कहा, मुझे अभी के अभी मनन और रंजीत वर्मा दोनों की लोकेशन पता करके दो। सामने वाले ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। नील ने उस इंसान को कहा और फ़ोन काट कर सामने पड़े टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फेंक दिया। इस वक्त उसका चेहरा पूरे गुस्से से लाल था और आंखों में भी गुस्से की लाली उतर आई थी। चेहरा एकदम कठोर हो गया था और बाइसेप्स और हाथों की नसें तन गई थी। उसने टेबल पर झुकते हुए कहा, मनन और रंजीत वर्मा, अगर तुम दोनों की वजह से मेरी दृष्टि को एक खरोच भी आई तो तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखें एकदम आग की तरह जल रही थीं। उसने अपना फ़ोन लिया और किसी को फ़ोन कर कहा कि उसे अभी इसी वक्त इंडिया के लिए निकलना है। अभी सारे अरेंजमेंट करो, मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। दूसरी तरफ आदि रंजना जी के साथ नैना के घर के लिए निकल गया। वो नैना के घर पहुंचा तो उसके माँ बाप भी परेशान से उन्हीं दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। आदि के पूछने पर उन्होंने बताया कि नैना दोपहर से ही घर पर नहीं है। आज उसकी कंपनी में छुट्टी थी तो वो घर पर ही थी, लेकिन उसे कोई फ़ोन आया तो वो जल्द ही घर से दृष्टि के घर के लिए निकल गई। आदि ने उनसे पूछा कि क्या वो जानते हैं फ़ोन किसका आया था, तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फ़ोन आने के बाद नैना बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। आदि नैना के पिताजी के साथ थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए निकल गया। पुलिस वालों ने पहले तो रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, ये कहकर कि वो 24 घंटे से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन जब आदि ने नील का नाम लिया तो उन्होंने झट से रिपोर्ट लिख दी। वहीं दूसरी तरफ नील को मनन और रंजीत का पता लग चुका था। उसने जल्दी से चॉपर का अरेंजमेंट करवाया और इंडिया के लिए निकल गया। उसने फ़ोन करके आदि को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और कहा जल्द से जल्द पुलिस को लेकर उस जगह पर पहुंच जाए, वो भी अभी यहाँ से निकल रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो दो आदमी नैना और दृष्टि की तरफ बढ़ रहे थे तो दो लोगों के कदमों की आहट पाकर उन दोनों ने ही दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर दोनों के चेहरे पर राहत के भाव उभर आए।
उन्होंने जल्दी से उसे पुकारा, मनन प्लीज हमें बचा लो। वहीं वो दो आदमी उन दोनों को वहां देखकर हैरान रह गए। उन दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जो गलती वो लोग कर रहे थे उसके लिए उन्हें उनका बास मौत की सजा भी सुनवा देता। मनन और रंजीत दोनों अंदर आए और उन दो आदमियों को घूर कर देखने लगे। दृष्टि ने रोते हुए कहा, ये आदमी हमारे साथ जबरदस्ती। अभी उसे इतना ही कहा था कि मनन ने दृष्टि के पास खड़े आदमी को गर्दन से पकड़ लिया और बोला, तूने हिम्मत कैसे की उसे छूने की? जानता भी है वो कौन है? ये कहते हुए उसने उस आदमी के मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। वो आदमी डर के मारे कांपने लगा और बोला, सॉरी बास, गलती हो गई, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। रंजीत भी उसे दूसरे आदमी के पास गया जो नैना के पास था और उसे खींच कर एक चाटा लगाकर बोला, क्यों बे साले, ज़्यादा गर्मी चढ़ी है तेरे को? वो आदमी जल्दी से रंजीत के पैरों में पड़ गया और हाथ जोड़कर बोला, सॉरी बास, अब उन इस साले की बातों में आ गया था। नैना और दृष्टि, जिनको मनन के वहाँ आने पर थोड़ी राहत मिली थी, अब बॉस शब्द सुन असमंजस से उन दोनों को देख रही थी। मनन ने उस आदमी को गिरेबान से पकड़ते हुए ही कहा, साले माल मेरा और उड़ाए तू, समझ क्या रखा है मुझे? उसके इतना कहते ही दृष्टि और नैना दोनों फटी आंखों से उसे ही देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मनन का किया हुआ है। नैना को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने दृष्टि को क्यों यहाँ पर आने के लिए कहा। उसकी वजह से दृष्टि भी यहाँ फंस गई। नैना ने चीखते हुए कहा, तो ये सब तुम्हारा किया हुआ है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तुम इतने गंदे इंसान निकलोगे। हमने तुम्हें अपना दोस्त माना और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। चिल बेबी, अभी कहाँ कुछ किया है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मनन ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, मुझे हमेशा लगता था कि शायद मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। हमेशा तुम्हारी गंदी नज़रें मुझ पर फील होती थी, लेकिन मैं सिर्फ इसे अपना वहम समझकर नकार दिया करती थी। लेकिन अब समझ में आया वो सब मेरा वहम नहीं था। तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। दृष्टि ने उसे घूर कर चीखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मनन ने उस आदमी को छोड़ दिया और दृष्टि के पास नीचे ज़मीन पर बैठ गया और उसके चेहरे को छूते हुए बोला, बहुत जल्दी पहचान लिया तुमने मुझे, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। हमेशा तुम्हें प्यार से मनाता रहा, ये सोचकर कि एक ना एक दिन मेरे बिस्तर पर ज़रूर पहुंच जाओगी। लेकिन तू तो बड़ी ढीठ निकली, सीधे उस नील से शादी कर ली। पर कोई बात नहीं, शादी उससे हुई है तो क्या हुआ, अब तुम मेरे साथ रहोगे। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने उसके चेहरे पर थूक दिया और उसे घूरते हुए बोली, घिन आती है मुझे खुद पर, जो कभी तुम्हें अपना दोस्त माना था। साली मेरे पर थूकती है, दुष्ट कहेंगी, अभी भी घूर कर देख रही है, आंखें नीचे कर। मनन ने उसे बालों से खींचते हुए कहा, शेर की शेरनी हूँ मैं, तुझ जैसे कुत्तों से नहीं डरती। दृष्टि ने भी खुद को छुड़वाते हुए कहा। जब मनन के कहने पर भी दृष्टि ने नजरें नीचे नहीं की तो मनन के गुस्से का पारा हाई हो गया। उसने दृष्टि के बाल कसकर खींच लिए और उसे घूरते हुए बोला, आंखें नीचे कर। चाहता था तू प्यार से मान जाए, लेकिन तुम लड़कियों को प्यार राशि नहीं आता। अगर सीधे तरह से मेरे पास आ जाती तो आज तेरे साथ यूं जबरदस्ती ना करनी पड़ती। दृष्टि अभी भी उसे घूर कर देख रही थी। मनन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दृष्टि के चेहरे पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। वो तमाचा इतनी जोर का था कि दृष्टि के गाल पर उसकी 5 उंगलियां छप गई और होठ के किनारे से खून बहने लगा। साली कभी नज़रें उठाकर नहीं देखती थी, अब इतना गुरूर आ गया कि नज़रें झुका भी नहीं रही। अभी तो कह रहा हूँ प्यार से मान जा, रानी बनाकर रखूँगा तुझे। तू मुझे चाहे ऐसी मेरी सोच नहीं, मैं तुझे चाहूँ तेरी इतनी अप्रोच नहीं। वहम है तेरा कि लड़की हूँ तो नरम हूँ, घूम जाए दिमाग तो आग से भी गर्म हूँ। उसके चेहरे पर अभी भी कोई डर नहीं दिख रहा था। रंजीत चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। वो उसके पास आया और बोला, साले उस नील में भी यही गुरूर है, जितना दबाने की कोशिश करो उतना ही ऊपर उठता है। जैसे तोता वैसी मैना। तोता नहीं शेर बोल शेर, तोता होता है तुझ जैसे कुत्तों को पीछे से वार नहीं करना पड़ता। दृष्टि ने छटपटाते हुए गुस्से से कहा, गीदड़ इकट्ठे हो रहे हैं, कहते हैं जंगल के शेर का शिकार करेंगे। मनन और रंजीत दोनों ही उसे घूर कर देख रहे थे। मनन ने उसके बालों को छोड़ दिया और बोला, बहुत अकड़ है ना तेरे में, अब देख मैं कैसे तेरी ये अकड़ तोड़ता हूँ। इतना कहकर वो उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाने लगा। रंजीत जल्दी से उसके पास आया और उसके आगे खड़ा हो गया। उसने उसे रोका और बोला, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। अब तक तो उस तोते को हम पर शक हो गया होगा और हो सकता है उसने हमारे बारे में पता भी लगा लिया हो। हमें इसे लेकर यहाँ से चलना चाहिए।
एक बार हम यहाँ से दूर चले गए तो हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। नो डैड, अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। आप नहीं जानते इस लड़की ने कितना तरसाया है मुझे। 3 साल से इसके पीछे हूँ ताकि इसे पटा सकूँ। इसकी खूबसूरती देखकर हमेशा यही सोचता था कि कभी ये मेरा बिस्तर गर्म करे। हमेशा इसके आगे पीछे घूमता रहा। क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, लेकिन ये साली हमेशा मुझे रिजेक्ट कर देती। आज मैं इसे अपना बना कर ही रहूँगा। अब मैं और नहीं रुक सकता। मनन गुस्से से हाँफते हुए बोला। उसे यूं देखकर नैना चिल्लाते हुए बोली, प्लीज़ मनन, दृष्टि को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ उसकी लाइफ ख़राब मत करो। मनन ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और दृष्टि को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। रंजीत ने उसे फिर से रोका और बोला, तुझे जो करना हो वो तू कर लेना। जितनी रातें इसके साथ बितानी हो बिता लेना, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। समझने की कोशिश कर। मैं जानता हूँ उस नील को वो इस वक्त पूरी तरह से बौखलाया बैठा होगा और अपनी पूरी जान लगा रहा होगा हमें ढूंढने के लिए। उसकी बात समझकर मनन ने एक झटके में दृष्टि को पीछे धक्का दे दिया और फिर उसके पास बैठकर उसके जबड़े भींचते हुए बोला, बस कुछ वक्त और, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि ये कुत्ता कैसे काटता है और कैसे नोचता है। दृष्टि अपना मुंह दाएं बाएं हिलाकर उससे अपना मुंह छुड़वाने लगी और बोली, वक्त तो तेरे पास थोड़ा है, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन तेरे बाप तुझे जहन्नुम से भी ढूंढ कर निकाल लेगा। ये जो गुरूर है ना तेरे चेहरे पर, सबसे पहले यही टूटेगा जब तेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाऊंगा मैं। धज्जियाँ तो तेरी उड़ेगी और वो भी बहुत जल्द। नहीं जानती मैं कि तेरे बाप की उससे क्या दुश्मनी है, लेकिन मेरे वाला दोस्ती बड़ी शिद्दत से निभाता है और दुश्मनी में तो जान लगा देता है। दृष्टि ने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा। तभी एक लड़का भागते हुए आया और बोला, बॉस गाड़ियाँ तैयार है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। उसकी बात सुनकर रंजीत ने मनन से कहा, छोड़ इसे और चल, पीछे दूसरी गाड़ी में अपने आदमी इनको लेकर हमारे ठिकाने पर पहुँच जाएंगे। रंजीत की बात सुनकर मनन ने फिर से दृष्टि को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर अब भी कोई डर या कोई चिंता नहीं थी। साथ लिखा है या नहीं जानते नहीं, लेकिन विश्वास बा कमाल है अपनी मोहब्बत पर। वहीं दूसरी तरफ नील इस वक्त प्लेन में बैठा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो दृष्टि को अकेला छोड़कर खुद ऑस्ट्रेलिया क्यों आया, जबकि वो ये अच्छी तरह जानता था कि उसके दुश्मन इसी ताक में बैठे हैं कि कब वो उस पर वार करे। आज जाने अनजाने एक बार फिर उसकी वजह से दृष्टि मुसीबत में फंस गई। अगर उसकी वजह से दृष्टि को कुछ हुआ तो वो खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। कुछ ही देर में आदि पुलिस वालों के साथ उस जगह पर पहुंच गया जिसकी इन्फॉर्मेशन नील ने उसे सेंड की थी, लेकिन इस वक्त वो जगह बिल्कुल खाली थी। वहां पर कुछ रस्सियां पड़ी थी जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शायद किसी को यहाँ पर बांध कर रखा हो। पुलिस वालों ने हर जगह चेक किया, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। आदि भी दृष्टि और नैना को आवाज़ लगाकर इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अचानक ही आदि की नज़र साइड में रखे 2 फ़ोनों के ऊपर गई। उसने जाकर चेक किया तो ये फ़ोन नैना और दृष्टि के ही थे। अब उनका शक यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो उन दोनों को यहीं पर लाया गया था और उन्हीं रस्सियों से बांध कर रखा गया था। आदि ने नील को कई बार फ़ोन ट्राई किया, लेकिन प्लेन में होने की वजह से उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। पुलिस वालों ने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी थी और कई गाड़ियां उन दोनों को ढूंढ रही थी। एक टीम रंजीत के घर पर भी भेज दी गई थी। आदि खुद अकेला ही रंजीत के घर के लिए निकल गया। रंजीत के घर पर पहुंचकर पुलिस वालों ने अपनी जांच शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें उसके घर पर कुछ भी नहीं मिला। उसकी वाइफ का भी यही कहना था कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन आदि यूं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता था। करीबन 12 घंटा हो गए थे दोनों को गायब हुए। अभी तक उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला था। नैना के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वहीं सुजाता जी दृष्टि के लिए रो रो कर परेशान हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मनन और रंजीत शहर से बहुत दूर निकल गए थे। उनके पीछे ही दूसरी गाड़ी में नैना और दृष्टि को बांध कर लाया गया था। वो एक खाली खंडहर जैसी जगह थी। नैना और दृष्टि को यहाँ पर बेहोश कर लाया गया था। दोनों ही बेहोशी की हालत में एक तरफ पड़ी हुई थी। मनन रंजीत के पास आया और बोला, इन्हें बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी? इन दोनों के मुंह बांध कर भी यहाँ पर लाया जा सकता था। मुझे दृष्टि पूरे होशो हवास में चाहिए ताकि जब मैं अपनी हसरत पूरी करूँ उसके चेहरे पर अपने लिए डर देख सकूँ। जितना उसने मुझे तड़पाया है मैं भी उसके चेहरे पर वो ही तड़प देख सकूँ।
जहाँ इतनी देर इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ी देर और सही। उसके बाद पूरी तरह मज़े लूटना, रंजीत ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। वैसे भी उसकी डील 2 दिन बाद की हुई है, अभी पूरे 2 दिन उसके साथ बिताना। पर डैड, मुझे वो हमेशा के लिए चाहिए, मनन ने रंजीत पर गुस्सा करते हुए कहा। वो बौखलाए कुत्ते की तरह चारों तरफ हमें ढूंढ रहा होगा, ऐसे में इसे ज़्यादा दिन यहाँ पर रोकना सेफ नहीं है। और वैसे भी डील अच्छी है, अच्छी खासी रकम मिल रही है, उसे यहाँ से भेजना ही सही होगा। लेकिन जब तक वो यहाँ है अच्छे से एंजॉय करो, कहकर रंजीत हंसते हुए दूसरे कमरे में चला गया। मनन ने सिगरेट निकाली और एक तरफ बैठकर उसके कस भरने लगा। उसने एक आदमी को दारू की बोतल लाने के लिए भेज दिया। मनन वहीं बैठा शराब पीता रहा और दृष्टि के होश में आने का इंतजार करता रहा। वहीं दूसरी तरफ दूसरे कमरे में रंजीत और माया एक साथ थे। रंजीत ने माया को फ़ोन करके वहीं बुला लिया था। एक दूसरे के साथ अपनी भूख को शांत कर रहे थे। वो दोनों एक बेड पर लेटे हुए थे। माया रंजीत के सीने पर लेटी हुई थी और उसकी तरफ चेहरा करके बोली, तुम चाहते तो नील को भी चोट पहुंचा सकते थे, लेकिन तुमने दृष्टि को ही क्यों उठाया? मनन ने उसे थोड़ा ऊपर किया और बाहों में भरकर बोला, कई बार किसी इंसान को तोड़ने के लिए उस पर नहीं, उसके अपनों पर वार करना पड़ता है। नील की जान इस लड़की में बसती है। आखिर तुमने ही तो कहा था कि वो इसके सामने तुमसे कोई बात भी नहीं करना चाहता था, और उसने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी इसी के नाम करवाई है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए ये बहुत अजीज़ है, जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। और इस लड़की के आंखों में भी देखा है, नील के लिए बहुत प्यार है। जब दोनों अलग होंगे तो दोनों ही तड़प तड़प कर मरेंगे। एक बार उस बुढ़े की वजह से नील को नई जिंदगी मिली थी, लेकिन अब इस लड़की की वजह से वो जीते जी मरेगा। सुबह हो चुकी थी। दृष्टि और नैना दोनों को हल्का हल्का होश आना शुरू हो गया था। दृष्टि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। खुद को पूरी तरह रस्सियों से बंधा हुआ पाया। एक पल में ही उसके जहन में कल की सारी बातें आ गई। उसने नज़रें घुमाकर अपने आसपास देखा तो सभी आदमी दारू पीकर पड़े हुए थे और मनन भी कुर्सी पर बैठा बैठा ही सो गया था। वो धीरे धीरे सरक कर नैना के पास पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ नील इंडिया पहुंच चुका था। आदि उसे लेने आया हुआ था और उसी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही नील का प्लेन लैंड हुआ, नील उसमें से उतरकर भागता हुआ आदि के पास गया और उससे पूछने लगा, कहाँ है दृष्टि? वो उसे सही सलामत वापस तो ले आया ना? आदि झट से उसके गले लग गया और फिर अलग होते हुए बोला, जब तक हम वहाँ पहुँचे उन दोनों को लेकर वहाँ से निकल चुके थे। मैं तेरा फ़ोन ट्राई करता रहा, लेकिन फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। पूरी रात उन्हें ढूंढते रहे पर उनका कुछ भी पता नहीं चला अब तक। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, कहीं उनके साथ कुछ गलत। कहते कहते आदि के शब्द उसके गले में ही रह गए और आंखों में नमी आ गई। नील ने अपनी जलती निगाहों से देखा और मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप। कुछ भी नहीं होगा उनके साथ, मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। कहते हुए उसने आदि को अपने गले लगा लिया और फिर उससे अलग होकर अपना फ़ोन निकाला और अपने सारे आदमियों को मनन और रंजीत के नए ठिकाने के बारे में पता लगाने के लिए बोला। कुछ ही मिनटों में उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। आदि अपने फ़ोन से कमिश्नर को फ़ोन लगाने को हुआ, लेकिन नील ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, नहीं, अब ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मेरी है और इसे मैं अकेला ही लड़ूंगा। तू जाकर नैना के माँ बाप को संभाल, वो परेशान हो रहे होंगे। उन्हें बोल देना कि नैना मिल चुकी है, बस कुछ ही देर में घर वापस आ जाएगी। इतना कहकर उसने जल्दी से कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन आदि ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, तूने सोच भी कैसे लिया मैं तुझे अकेले जाने दूंगा? मैं नहीं जानता उन लोगों से तेरी क्या दुश्मनी है, वो क्यों तेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि आखिर कुछ तो बात है और ये बात सिर्फ बिजनेस रिलेटेड नहीं है। लेकिन तू जब तक बताना नहीं चाहता मैं नहीं पूछूंगा, पर तुझे यूं अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। नील ने पीछे मुड़कर उसे देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कसकर पकड़ लिया और बोला, ठीक है चल। वो जगह शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर थी। उनकी गाड़ी सड़क पर दौड़ने की बजाय हवा में उड़ रही थी। नील जितनी तेज गाड़ी चला सकता था वो चला रहा था। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव थे।
गुस्सा रंजीत और मनन के लिए और दर्द अपनी मोहब्बत के लिए जिसे वो कभी जाहिर भी नहीं कर पाया। कहते हैं जब दो लोगों में बेशुमार मोहब्बत हो तो उस मोहब्बत में तड़प भी बेशुमार होती है। वो भी तड़प रहा था अपनी मोहब्बत के लिए जिसे वो ना ही अपनी खुली बाहों से अपना सका और ना ही इजहार कर सका। सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, जबकि मैं जानता था कि मेरे दुश्मन इसी इंतज़ार में थे कि कब वो मुझ पर वार कर सके। जब जब मेरे कोई करीब हुआ है मेरी किस्मत उसे मुझसे छीन लेती है। पहले बाबा छोड़कर चले गए और अब तुम भी मेरी वजह से मुसीबत में हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। चाहे तुम दूर थी लेकिन एक सुकून था दिल में कि अब तुम मेरी ही हो। कभी अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया ताकि तुम्हारे दिल में मुझे लेकर कोई उम्मीद ना जगे। तरस रहा था अपनी मोहब्बत को मोहब्बत के रंग में रंगने के लिए, लेकिन फिर भी बेरुखी दिखाता रहा। हजारे ख्वाहिशें थी इस दिल में, लेकिन इस दिल की नहीं सुनी ताकि तुम्हें झूठे ख्वाब ना दिखा सकूं। सिर पर कफन बांध कर मोहब्बत के रंग में नहीं रंगा जाता, ये सोच कर अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के रंग नहीं लाना चाहता था। बाबा के जाने के बाद ज़िंदगी से बिल्कुल मोह नहीं रहा, लेकिन जब से तुम ज़िंदगी में आई हो डर लगता है कहीं ये ज़िंदगी मुझसे मुँह ना मोड़ ले। जीने की तमन्ना जाग उठी है मन में। अब अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बिल्कुल नहीं जी पाऊँगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे, लेकिन इतना बदकिस्मत हूँ कि अपनी इस मोहब्बत को अपनी मोहब्बत से रूबरू भी नहीं करवा पाया। खुद भी तड़पता रहा और तुम्हें भी तड़पाता रहा। हमेशा तुम्हें उस प्यार उस इज्जत से मरहूम रखा जो मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो अपने मन ही मन में सोच रहा था और उसकी आंखों के आगे दृष्टि के साथ बिताए पल घूम रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि को होश आ चुका था। उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को बधा देखकर कल की सारी बातें एक पल में जहन में आ गई। उसने नज़र उठाकर अपने आसपास देखा। कुछ ही दूरी पर नैना भी बेहोश पड़ी थी। उसे भी बात कर रखा हुआ था। उसके सामने ही मनन कुर्सी पर बैठा बैठा सो रहा था और उसके आसपास उसके आदमी नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे। इधर उधर कई जगह शराब की बोतलें बिखरी हुई थी। वो धीरे धीरे सरक कर नैना के पास जाने लगी। पैर बंधे होने की वजह से उसे कई जगह खरोंचें आ रही थी, लेकिन उसने आह तक नहीं की। वो धीरे धीरे नैना के पास जा रही थी, तभी एक जगह थोड़ा कांच बिखरा हुआ था। दृष्टि की उस पर नज़र नहीं गई, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी पूरा कांच उसकी बाजू में घुस गया। उसने अपनी चीख को अपने अंदर ही जब्त कर लिया। उसके आंसू बह निकले और आंखों में दर्द उतर आया। पूरी बाँह खून से सन गई थी, लेकिन फिर भी वो बिना परवाह के आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे आगे जाती वैसे वैसे कांच और चुभता जाता, लेकिन अपने दर्द को मुंह में दबाए ही वो आगे बढ़ती गई। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब जब दर्द से सिसकी निकलती तब तब आँखों के सामने नील का चेहरा आ जाता। जब जब भी उसे चोट लगती थी तब तब नील आकर उसका सारा दर्द दूर कर देता था। उससे ज़्यादा दर्द नील को होता था, जो वो उसकी आंखों में देखकर महसूस कर सकती थी। कुछ नहीं है ऐसा ज़िंदगी में कि जीने का मन करे, लेकिन मरने से पहले एक ख्वाहिश ज़रूर है कि मौत आपकी बाहों में मिले। वो मोहब्बत जो आपकी आंखों में अपने लिए देखी है आपके लबों से जाहिर हो। जो स्पर्श आपने मुझे नींद में दिए हैं, एक बार मेरे माथे पर आपका वो स्पर्श महसूस करना चाहती हूँ। एक बार आपकी बाहों में सिमटना चाहती हूँ। अधूरी हूँ, आपका साथ पाकर पूरी होना चाहती हूँ। वो मन ही मन नील को याद कर अपने दिल के दर्द को अपने लबों से बयान कर रही थी। दृष्टि नैना के पास पहुंच गई। धीरे धीरे अपने हाथ सरकार कर वो नैना के चेहरे तक लेकर गई। उसकी छुअन से ही नैना भी वापस होश में आने लगी थी। उसने अपनी आंखें खोली तो दृष्टि को सामने देख उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। दृष्टि ने इशारे से आवाज़ ना करने को कहा। उसकी नज़र जब दृष्टि के जख्मों पर गई तो दर्द से उसने भी अपने होंठ भींच लिए। दृष्टि ने सिर हिलाकर उसे रोने से मना कर दिया और फिर खुद उसकी पीठ की तरफ सरक गई। दोनों एक दूसरे से पीठ लगाए बैठी थी, जिससे उनके हाथ आपस में जुड़ रहे थे। दोनों अपने हाथों की मदद से रस्सियां खोलने लगे। दूसरी तरफ से रंजीत, जो माया को अपनी बाहों में समेट कर सो रहा था, उसकी आंख खुली तो उसने कपड़े पहने और बाहर की तरफ आ गया।
कदमों की आहट सुनकर दृष्टि और नैना के चेहरे पर डर के भाव आ गए। उनकी सांस उखड़ने लगी। इससे पहले कि वो कुछ करती, रंजीत वहां पर पहुंच चुका था। उन दोनों पर नजर पड़ते ही वो हैरान रह गया। उसने मनन की तरफ देखा जो शराब पीकर टुल होकर सो रहा था। रंजीत ने पानी की बोतल उठाई और सारी मनन के चेहरे पर खाली कर दी। मनन एक झटके में उठ गया। रंजीत ने उसे गाली देते हुए कहा, यहाँ पर ये दोनों भागने की तैयारी में हैं और तू दारू पीकर मस्त सो रहा है। साला लौंडे जैसी एक बात नहीं है तुझमें। पूरी रात मज़े मारने की बजाय तू आराम से सो रहा है। साले तू मेरी औलाद है भी या नहीं? रंजीत उसे गालियां बक रहा था जिससे मनन के गुस्से का पारा बढ़ रहा था। सामने औरत हो तो असली मर्द शराब की जगह शबाब का नशा करते हैं और तू साले नामर्द कहेगा। उसकी आखिरी बात ने आग में घी डालने का काम किया। रंजीत की बात सुनकर मनन की आंखों में गुस्से की लाली आ गई और उसने अपनी चेयर को जोर से लात मार दी। उसने गुस्से से गरजते हुए कहा, अभी दिखाता हूँ अपनी मर्दानगी। मनन दृष्टि के पास आया और उसे बालों से खींचकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, साली भाग कर जाएगी यहाँ से? तेरी इतनी हिम्मत, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। चाहता तो बेहोशी की हालत में तेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देता, लेकिन चाहता था कि तू होश में और तेरी आंखों में दर्द हो, तड़प हो, तू मुझसे भीख मांगे अपनी इज्जत की, मेरे आगे रोए, गिड़गिड़ाए। दृष्टि उससे अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करने लगी और उसे अपनी आंखों से घूरती रही। जब मनन शांत हो गया तो वो बोली, भिखमंगों से भीख नहीं मांगी जाती। पूरी रात मेरे कब्जे में रही लेकिन फिर भी आंखें और जुबान अंगारे बरसा रही हैं। कहते हुए उसने उसके बाल छोड़कर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। दृष्टि ने सी तक नहीं करी, चेहरा एक तरफ लुढ़क गया और सारे बाल चेहरे पर बिखर गए। उसने झटके से अपने बाल पीछे कर दोबारा चेहरा उसके आगे कर दिया और बोली, बलवान होने से कोई मर्द नहीं बन जाता। मनन ने उसके चेहरे पर एक तमाचा और जड़ दिया। मनन के हाथों की पांचों उंगलियां दृष्टि के दोनों गालों पर छप गई थी और दोनों होठों के किनारे से खून आ रहा था, लेकिन आंखें अभी भी मनन को घूर रही थीं। मनन भी अपनी आंखों से अंगारे उगल रहा था। उसने उसे उसके बालों से पकड़ा और घसीटते हुए एक कमरे में ले जाने लगा। दृष्टि उफ तक भी नहीं कर रही थी, हालांकि नैना चिल्लाए जा रही थी। वो बार बार मनन से दृष्टि को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, प्लीज़ दृष्टि के साथ कुछ मत करो, अगर तुम्हें सज़ा देनी है तो मुझे दे दो, पर प्लीज़ दृष्टि को जाने दो। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने नैना को घूर कर देखा और फिर मनन की तरफ देखकर बोली, सज़ा तो हमें मिल रही है, जो एक जानवर को इंसान समझा हमने, लेकिन ये जानवरों से भी ज़्यादा नीच निकला। उसकी बातें मनन को और गुस्सा दिला रही थी। उसने उसके बाल और कसकर पकड़ लिए और एक कमरे में धक्का देते हुए फेंक दिया और गुस्से में कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नील और आदि उस खंडहर के पास पहुंच चुके थे। नील ने अपनी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी की और गाड़ी में से 2 पिस्टल निकाल ली और एक आदि की तरफ बढ़ा दी। आदि ने हैरानी से उसे देखा तो नील ने कहा, जानता था इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, इसलिए हमेशा साथ रखता हूँ। दोनों ने अपनी अपनी पिस्टल अपनी अपनी कमर से सटा ली। बाहर नैना बार बार चिल्लाए जा रही थी कि प्लीज़ दृष्टि को छोड़ दो, प्लीज़ उसे जाने दो। वो बधी हुई थी लेकिन फिर भी बुरी तरह छटपटा रही थी। आदि और नील खंडहर के पास आए। खंडहर के बाहर रंजीत के कई आदमी हथियार लिए खड़े थे। आदि और नील ने एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इशारा किया और अपनी दिशाएं बदल दी। दोनों अलग अलग दिशा से उन आदमियों को हटाने लगे। मनन ने दृष्टि को बेड पर फेंक दिया और उसके हाथ पैर बेड के किनारों में बांध दिए। दृष्टि खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। उन जख्मों से फिर से खून रिसने लगा था, लेकिन इस वक्त जो दर्द उसे हो रहा था वो उन जख्मों का नहीं था। तड़प रही थी वो सिर्फ और सिर्फ नील के लिए। अब तक उसे विश्वास था कि उसका नील आकर उसे बचा लेगा, लेकिन बढ़ते पल पल के साथ वो विश्वास डगमगा रहा था। वो डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसने जलती निगाहों से मनन को देखा। मनन ने अपने शर्ट उतार कर फेंक दिया और उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी नज़रों में सिर्फ और सिर्फ हवस थी। दृष्टि ने उसे देखकर कहा, मेरे पास मत आना, अभी भी वार्निंग दे रही हूँ, छोड़ दो मुझे, वरना तुम्हारी मौत को खुद महादेव भी नहीं रोक पाएंगे। किसी के साथ जबरदस्ती कर
तुम अपनी मर्दानगी साबित करना चाहते हो तो तुमसे बड़ा नामर्द इस दुनिया में कोई नहीं है। मनन उसके पास आया और उसके शरीर पर इधर उधर हाथ चलाने लगा। दृष्टि एक पल में काम गई और मनन को घूरते हुए बोली, इंसान के नाम पर कलंक हो तुम। एक बार मेरे हाथ पैर खोलो, छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगी। मनन उसे देखते हुए भयानक हंसी हंसने लगा और बोला, बस यही तड़प चाहिए थी तुम्हारे चेहरे पर। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मर्दानगी क्या होती है। अब तुम्हें पता चलेगा कि एक जानवर कैसे नोचता है और कैसे काटता है। तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। वो धीरे धीरे दृष्टि के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। क्या समय रहते आदि और नील दृष्टि और नैना को बचा पाएंगे या दृष्टि मनन के हवस का शिकार हो जाएगी? क्या कल भी आप लोग इसी कहानी का पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।